नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। लोकसभा संसद का जो मानसून सत्र है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानसून सत्र का अवसान हो गया। ये पूरा सत्र हंगामेदार रहा, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि इस सत्र में अच्छे विषयों पर, गंभीर विषयों पर और देश के राजनीति को नई दिशा देने के लिए लोक महत्व के विषयों पर चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं में कुछ विशेष निकल के आएगा, इसे देश जानेगा, समझेगा, सुनेगा। लेकिन ये अफसोस है कि विपक्ष मानसिक रुग्णता का शिकार हो चुका है। एक मानसिक अपंगता की स्थिति है विपक्ष के अंदर। एक कहावत है हमारे समाज में, हमारे देश में कही जाती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अब ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात बने हैं उनको देख करके ये कहना पड़ रहा है। विपक्ष के नेता एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है जिसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अराजकों की तरह है। उसका व्यवहार ऐसा है, आप उसे राजनेता मान ही नहीं सकते। राजनेता हमेशा लोक महत्व के विषय को समझता है, राजनीति की गहराई को समझता है। वो राजनीति की प्राथमिक पाठशाला भी नहीं पढ़ पाए और इतने बड़े पद पे हैं। देश को क्या दिशा देनी चाहिए और किस दशा में पहुंच गया है भारत की राजनीति, ये विपक्ष के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष की ये खास मांग रही कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, सरकार तैयार हुई। लेकिन उसके बाद अब देखिए, 120 घंटे का जो समय निर्धारित था कार्यसूची में लोकसभा में, उसमें से बमुश्किल 37-38 घंटे काम हुआ। आप परसेंटेज निकाल लीजिए। और ऐसे ही राज्यसभा में भी लगभग 38 या 39% काम हुआ। उत्पादकता क्या है संसद की? इसमें हर मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं जनता के। वो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता अपने मेहनत से खून पसीना बहा करके वो पैसा कमाती है और टैक्स के रूप में सरकार को देती है। और वो पैसा विपक्ष की गलत हरकतों की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष की दिशा सही हो, मुद्दे सही हों, जिससे कि जनता को ये लगे कि हाँ, हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हों। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ है जिस पर कि हंगामे हो रहे हैं। हंगामे की एक वजह रही जो बिहार में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है निर्वाचन आयोग। उसमें अवैध मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं और जो मतदाता मृत हो गए हैं, जो मतदाता प्रवजित हो गए हैं, दूसरे शहर में या दूसरे प्रांत में चले गए हैं, तो ऐसे समय समय पर ये चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, वो करता है, ये काम वो कर रहा है। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता जो हैं बिहार में, क्या पूरे देश में, संसद तो ठप ही है, संसद में तख्तियां लेकर के और उस पर नारे लिख करके, और ये कहा जा रहा है कि हमारे वोट की चोरी हो रही है। मीडिया में पता नहीं किस तरह के बयान दिए गए, अनेक तरह के, मैंने उन बयानों का कोई और छोर नहीं। बाद में ये पता चला कि सब कुछ झूठ और फर्जी है। मीडिया के सामने इनके झूठ और फरेब का बिल्कुल परत दर परत सब कुछ सामने आ गया और देश ने देखा भी। लेकिन कुल मिला के अगर इस मानसून सत्र को आप देखें तो ये बेहद निराशाजनक रहा। अब सोचिए, लोकसभा में 419 तारांकित प्रश्न थे, इस पे जवाब मिले 55 के। विपक्ष ने न सवाल करने दिया न जवाब सुनने दिया, जबकि तारांकित प्रश्न जो हैं वो लोक महत्व के प्रश्न होते हैं।
जब इस तरह से प्रश्न जिस विभाग से भी आते हैं उस विभाग में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें खलबली से मच जाती है। उस प्रश्न का जवाब टू द पॉइंट, अक्षरशः और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल और जो तात्कालिक होता है वो जवाब देना होता है। अगर किसी आंकड़े की बात होती है तो तात्कालिक आंकड़े देने पड़ते हैं। प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब खोजने में, और ये जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं जो राजनीति को नई दिशा देते हैं। कभी कभी राजनीति में ऐसी चीज़ें बहुत लंबे समय तक दबी पड़ जाती हैं, इस पर समाज की नज़र नहीं जाती, नेताओं की नज़र नहीं जाती। इन प्रश्नों से वो पृष्ठभूमि सामने आ जाती है जिस पर काम होने लगता है। तो ये सभी तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो लोक महत्व के होते हैं। वो किसी विधानसभा में पूछे जाएं या संसद में पूछे जाएं, उनका उतना ही महत्व है। ये सभी सवाल जनता से जुड़े हुए होते हैं। अब आप सोच लीजिए 419 तारांकित प्रश्नों में से केवल 55 के उत्तर मिले और लगभग 2/3 से ज़्यादा समय खर्च हो गया, व्यर्थ चला गया सिर्फ नारेबाजी में। हाँ, ये रहा कि सरकार ने अपना काम किया। शोर शराबे में भी लोकसभा में 14 में से 12 विधेयक पारित हुए, राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए। लेकिन वो जो बहस होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष जब सहमति से किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो अनेक बातें सामने आती हैं और देश भी सुनता है। अब तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही टेलीविज़न पर प्रसारित होती है। लोग जो जागरूक लोग हैं वो सुनते हैं इस कार्रवाई को बड़े ध्यान से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जिस क्षेत्र की चर्चा होती है या जिस विषय की चर्चा होती है, जब उन लोगों के अभिरुचि जिन विषयों में होती है वो चर्चाएं जब सुनते हैं संसद में तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं इससे। लेकिन विपक्ष ने एक न चलने दी। जैसे विपक्ष ने कसम खाई हो कि हम सरकार को काम नहीं करने देंगे। क्यों भाई? जनता का पैसा है, जनता का काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है। लोकतंत्र यही तो है, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो आप अब विपक्ष इतना बड़ा अड़ंगा डाल रहा है। बिहार में मतदाता सूचियों का अगर पुनरीक्षण हो रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में होगा, क्रमशः पूरे देश में होगा, उस पर भी आपत्ति। क्या गलत नामों को न हटाया जाए? ये कौन सी व्यवस्था आ गई? और एक ताज़ा उदाहरण, एक लंबे समय से मांग रही है कि राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि नेता भ्रष्ट हैं और ये नेता भ्रष्टाचार के बावजूद मंत्री बने रहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं और मनमानी करते हैं। इन्हीं समूह, आपको याद होगा 2010 से 12 के बीच में लोकपाल को लेकर के अन्ना हजारे ने कितना बड़ा आंदोलन किया था। वो आंदोलन सबको याद होगा। तो राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार एक विधेयक लेकर आई, 130वां संशोधन विधेयक, जिसमें 3 विधेयक हैं। एक केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों से जुड़े हुए, एक राज्य सरकार और उसके मंत्रियों से जुड़े हुए, और एक जो तीसरा है वो केंद्र शासित प्रदेश और उसके मंत्रियों से जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इस कानून के दायरे में है। माने कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसी पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कानून के दायरे में ये भी आते हैं। अब इस पर विपक्ष को आपत्ति है। ऐसा लगता है कि अगर ये कानून पास हो गया, हालांकि अभी पास होने में अभी समय है, ये जेपीसी को ट्रांसफ़र हुआ है। जेपीसी 31 सदस्यों की जेपीसी बनेगी, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। उस पर विचार होगा, हर पार्टी के नेता लगभग होंगे उसमें। जेपीसी में
जो भी विषय विवादित होंगे उन पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद जो भी आपत्तियां होंगी वहाँ दर्ज होंगी, और फिर वो संसद में आएगा, बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा में आएगा, फिर चर्चा होगी उस पर। लेकिन विपक्ष जैसे लगता है कि नहीं, हमें भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए, हमें लूट खसोट की छूट होनी चाहिए, हम कुछ भी करते रहें, हमें जेल जाने की छूट, जेल जाने के का नाम न हो, हमें जेल जाने से छूट मिलनी चाहिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? अब इसका मतलब तो यही है, जब ये विधेयक आया है लंबे प्रतीक्षा के बाद, ये लोगों की ये मांग रही है। आम तौर पे आप कहीं भी किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाएं, किसी दुकान पर खड़े हो जाएं और राजनीति की वहाँ चर्चा होने लगी, ख़ास तौर से चुनाव के दौरान अगर राजनीति की चर्चा होने लगेगी तो ये बात ज़रूर आएगी कि नेता भ्रष्ट हैं। उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये संशोधन विधेयक आया है, और उसमें भी ये वितंडा खड़ा करने की कोशिश विपक्ष, अब शायद विपक्ष को तो यही लगता होगा कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो हम सभी जेल में हो जाएंगे। तो क्या पूरा विपक्ष अपने आप को भ्रष्ट मानता है? ये तो साबित कर दिया ना कि ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विधेयक आया और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो क्या विपक्ष भ्रष्टाचारी मान रहा है अपने आप को? अगर तार्किक रूप से पूछा जाए तो ये सवाल तो बनता है ना, और ये सवाल में ही जवाब है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक विधेयक आया और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। इसका मतलब विपक्ष मान रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है और उसी को नियंत्रित करने के लिए ये विधेयक आया है। जब इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में हैं, तो आप सोचिए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण विधेयक है। कोई भी सरकार इतना साहस नहीं कर सकती थी इससे पूर्व, लेकिन ये मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार को बिल्कुल शून्य के स्तर पर ले आने के लिए ये शानदार विधेयक प्रस्तुत किया है, और जिसका कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। तख्तियां लहराना, काला टी शर्ट पहन के सदन में आ जाना, और उसमें हंगामे के बीच में लोकसभा अध्यक्ष को ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी वस्तु का नुकसान होगा, ये जनता का सामान है, किसी भी सामान का नुकसान होगा तो उसको हम कठोरता से व्यवहार करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। मैंने इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातें, ये क्या संदेश देता है? ये आपके लिए ये बड़ा, ये सबके लिए बड़ा आश्चर्य है कि एक देश जहां भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक विधेयक आए और विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। इस संदेश, ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इस संदेश को आप समझिए, केवल सिर्फ इस संदेश को आप समझिए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक विधेयक आया, गृह मंत्री ने रखा, और पहले तो जैसे ही विधेयक रखा, प्रस्तुत किया लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में कुतर्क दिए गए विपक्ष के द्वारा। कुतर्कों के बाद जब उसको स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने दिया तो उसके बाद शोर शराबा होने लगा। विपक्ष नहीं चाहता था कि ये भ्रष्टाचार को मिटाने वाला विधेयक, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला विधेयक, इस देश को साफ सुथरा राजनीतिक मंच देने वाला विधेयक सरकार ले आए। विपक्ष ये नहीं चाहता। तो विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष चाहता है कि अब विपक्ष यानी कांग्रेस का नेता कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी और उनकी टीम ये चाहती है कि देश में भ्रष्टाचार होता रहे, अनैतिक काम करने की छूट मिलती रहे, अवैध तरीके से मतदाता, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अवैध मतदाता सूचियों में पड़े रहें ताकि उन्हें फर्जी मत मिले, कोई उसको पूछने वाला ना हो, और हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां हमारी मनमानी चलती रहे, किसी तरह के कानून के द्वारा हम नियंत्रित ना हों। 2014 से पहले ऐसा ही होता था।
कि नेहरू परिवार किसी भी कानून से ऊपर समझा जाता था, लेकिन अब नहीं। 2014 के बाद वो कानून के दायरे में आने लगे। बहुत से राजनेता हैं जो जमानत पर घूम रहे हैं, तो सोनिया गांधी भी जमानत पर हैं, राहुल गांधी भी जमानत पर घूम रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति चल रही है और लगातार विरोध, मैंने आश्चर्य हो रहा है कि इस बात का विरोध हो रहा है कि हमें भ्रष्टाचार करने की छूट क्यों नहीं है। सरकार क्यों भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए विधेयक ले आ रही है। चुनाव आयोग क्यों मतदाता सूचियों से फर्जी लोगों का नाम हटा रहा है। अजीब विमर्श गढ़ा जा रहा है। ये राजनीति की माने जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है विपक्ष की मानसिकता के अंदर, इसको क्या कहेंगे आप? ये मानसिक रोग है या मानसिक अपंगता है या स्वच्छ राजनीति, कूटनीति या स्पष्ट नीति का अभाव है? ये विपक्ष की दिशाहीनता है। आप क्या कहेंगे इसको? खुद तय करिए। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।